Hello students, today we are going to start a new topic of D block element that is a potassium dichromate। ठीक है, एक कंपाउंड है बेसिकली, इसको आज हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इसकी मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी आपको वन बाय वन। तो स्टिल अभी आपको ये समझना है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है। ठीक है, that is a potassium dichromate, that is K2Cr2O7, that is a formula of potassium dichromate K2Cr2O7, that is an ionic compound। ionic compound का मतलब क्या है? on dissociation it will give the ions, simple ions, that is 2K positive plus Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लग गया 2 नेगेटिव। इसका नाम क्या है? दैट इज डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, डाइक्रोमेट आयन ये पता होना चाहिए। डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मूला क्या है? Cr2O7 2 नेगेटिव। अगर आगे पोटाशियम लगा दो तो क्या बन जाएगा? पोटाशियम डाइक्रोमेट। और जो इसका कलर होता है दैट इज ऑरेंज रेड इन कलर। किसका? डाइक्रोमेट का। क्लियर? अब देखिए K2Cr2O7 जो है दैट इज अ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये बेसिकली अगर मैं यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ तो कितनी निकलेगी? आपको निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पर पोटेशियम की कितनी है? 2। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? +1। नेक्स्ट +2 क्रोमियम की निकालनी है आपको। क्या ले लोगे? X +7। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 इक्वल टू चार्ज कितना है? 0। या आपने रिडॉक्स सेक्शन में निकालना सीखा हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 2x - 14 इक्वल टू 0 -14 + K2 -12 और ये कितना हो जाएगा? 2x इक्वल टू 12 और x कितना आ जाएगा? 6। ये बात समझ आ रही है? ऑक्सीडेशन नंबर आता है निकालना। किसको नहीं आता ऑक्सीडेशन नंबर? नहीं आता होगा हर चीज को। पोटाशियम की वैलेंसी होती है 1, ऑक्सीजन की होती है -2, बस वही पुट करनी है। क्रोमियम की निकालनी है तो x। जितने मॉलिक्यूल्स हैं 2, इसके ऊपर चार्ज +1। अगले आइटम के लिए +2 क्रोमियम का x निकालनी है। नेक्स्ट आइटम के लिए प्लस, इसके आइटम 7, इसके ऊपर चार्ज -2। टोटल के ऊपर चार्ज नहीं है तो 0। इसको कैलकुलेट कर लिया तो क्या निकल गया हमारे यहाँ पर? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 6। तो इट मीन्स क्रोमियम की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकली है? 6 निकली है। और क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? दैट इज 24। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है? देखा जाए 3d5 4s1। इससे पहले तो क्या आ जाता है आपके पास? फुल्ली फिल्ड आ जाते हैं ना ऑर्गन। 18 और 5 23 + 1 24। ठीक है, तो 3d5 4s1। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 5 और इसके कितने हैं? 1। तो ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। तो मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो क्या 6 के बाद इसकी टेंडेंसी रहेगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की? नहीं रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा इसके पास। भाई मैक्सिमम ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और लूज करने को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इट मींस इसके बाद ये और इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो जब ये फर्दर ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जा सकता तो मतलब ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन तो ये कर नहीं सकता। तो इट मीन्स जब ये रिडक्शन करेगा तो ये क्या होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट होगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मतलब क्या है? ये बेसिकली अपने आप को रिड्यूस करेगा और दूसरे सब्सटेंसेस को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो देखिए सो इट कैन लूज मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट डज नॉट अंडर फर्दर ऑक्सीडेशन। दोबारा ये क्या है? ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जा सकता, मीन्स कैन नॉट फर्दर लूज द इलेक्ट्रॉन। अगर इसे 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकता, सो इट अंडरगो द रिडक्शन। तो ये लूज नहीं करेगा तो ऑक्सीडेशन के अंदर नहीं जाएगा, और लूज नहीं कर सकता तो मतलब ये क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। और रिडक्शन करेगा तो इट मीन्स हम कह सकते हैं दैट इज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फर्स्ट क्या है? ये K2Cr2O7 क्या है? आपको पता होना चाहिए दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये क्या करता है? बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है दूसरे एलिमेंट्स को और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? इतनी बात क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट पता होना चाहिए K2Cr2O7 क्या है? दैट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है? क्लियर हो गया? कर लो नोट, फिर मैं आगे चलूँ। हो गया तो मैं करूँ आगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है, इजीएस्ट मेथड क्या है? बेसिकली आपको जैसे मैं करा रही हूँ ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैंने बैलेंस नहीं करा है, एज इट इज़ आप इसको ध्यान रखना कि हम कैसे इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेसिकली किससे? फ्रॉम क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर दैट इज अ क्रोमाइट ओर। ठीक है, आयरन क्रोमाइट दैट इज अ
FeOCr2O3, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या है? FeOCr2O3। बुक्स में ये ऐसे भी लिख रखा है FeCr2O4, FeCr2O4। आ रही बात समझ? जब आप इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हो और हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब आपको ये क्या देता है? सोडियम क्रोमेट। क्या देता है? सोडियम क्रोमेट। और आपको पता है कि डैट इज अ आयरन क्रोमाइट। क्रोमाइट से क्या मिल रहा है? क्रोमेट। और क्रोमेट का फॉर्मूला होता है डैट इज CrO4। यहाँ पर क्या है? Cr2O4 था, यहाँ पर क्या है? क्रोमेट का ध्यान रखना है, डैट इज CrO4। सोडियम लग गया तो क्या आ गया? Na2CrO4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल गया? सोडियम क्रोमेट विच इज येलो इन कलर। देन आप इसको क्या करते हो? एसिडिक मीडिया में ट्रीट कराते हो, और एसिडिक मीडिया में ट्रीट कराने पे ये जो क्रोमेट ओर है, ध्यान से सुनना, एसिडिक मीडिया में H2SO4 इज एन एसिड। एसिडिक मीडिया में ये जो क्रोमेट ओर है ये कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? डाई क्रोमेट में। यहाँ पर क्या आ गया? Na2 डाई क्रोमेट का मैंने क्या बताया था आपको? ये आयंस में ब्रेक हो रहा है, 2K पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव, मतलब डाइक्रोमेट आयन कौन सा है यहाँ पर? Cr2O7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CrO4 की जगह Cr2O7। तो यहाँ पर क्या बन गया? डैट इज सोडियम डाइक्रोमेट। अब आपको बनाना क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जब बनाना है मतलब सोडियम की जगह क्या आना चाहिए? पोटेशियम आना चाहिए। तो आप ट्रीट करा दोगे किसके साथ? KCl के साथ। और आपको पता है पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपैरेटिवली टू द सोडियम, क्योंकि सोडियम के नीचे क्या आता है? पोटेशियम आता है, तो ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है। तो ये क्या करता है? इस सोडियम को रिप्लेस कर देता है और अपने आप आके यहाँ पर क्या हो जाता है? सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो क्या बन जाता है? K2Cr2O7। तो डैट इज called the potassium dichromate. So that is a method of preparation from the chromite ore. Clear है? पहले क्या होगा आपके पास? क्रोमाइट और सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट होगा, और क्रोमाइट से किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमेट में। क्रोमेट से किस में चेंज होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड डाइक्रोमेट में। और सोडियम में तो आपको क्या बनाना है? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो आप KCl से ट्रीट करा दो तो क्या बन जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, डाइक्रोमेट का कलर मैंने क्या बताया था आपको? ऑरेंज, रेड इन कलर। एंड यहाँ पर क्रोमेट का कलर क्या होगा? डेट इज येलो। ठीक है, अब यहाँ से ये ले रही हूँ मैं Na2CrO4, Na2CrO4 दैट इज द सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट जब इसका डिसोसिएशन होगा सोडियम क्रोमेट का, ये किस में ब्रेक होगा? ये Na तो अलग चला जाएगा और क्या बचेगा? CrO4 2 नेगेटिव। तो ये CrO4 2 नेगेटिव बन गया। क्या बन गया आपके पास? दैट इज क्रोमेट आयन। आयन क्यों लग गया? क्योंकि ऊपर क्या आ गया? चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्रोमेट आयन आप यहाँ पर क्या डाल रहे थे? एसिड डाल रहे थे। एसिड डालने से किस में चेंज हो रहा था? डाइक्रोमेट में। तो एसिड डाल दिया, एसिड मतलब H2SO4 का क्या डाल दिया? H पॉजिटिव। यहाँ से किस में चेंज हो गया? डाइक्रोमेट में, डैट इज Cr2O7 2 नेगेटिव। यहाँ पे तो हमारी रिएक्शन स्टॉप हो गई थी। अब क्या होता है? अब अगर आप इस डाइक्रोमेट के अंदर कोई बेस डाल देते हो, बेस डालने पर ये दोबारा किस में चेंज हो जाता है? डैट इज क्रोमेट आयन में। समझ रहे हो? एसिड में डाला आपने, किस में? क्रोमेट आयन में एसिड डाला, एसिड डाल के क्या बन गया? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट में अगर आप बेस डाल देते हो तो दोबारा किस में चेंज हो जाता है? क्रोमेट आयन में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं जो क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन है दे आर इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म, कि क्रोमेट से आप डाइक्रोमेट में चेंज कर सकते हो। क्रोमेट से डाइक्रोमेट में कब चेंज कर रहे हो? जब आप क्या डाल रहे हो? एसिड। और डाइक्रोमेट से क्रोमेट में कब चेंज कर रहे हो? जब आप क्या डाल रहे हो? बेस। तो दीज आर द इंटर कन्वर्टिबल स्टेट। ये पता होनी चाहिए आपको, ध्यान होनी चाहिए, याद रखनी है आपको कि अगर आप क्रोमेट आयन में क्या डाल रहे हो? एसिड डाल रहे हो तो वो चेंज हो जाता है डाइक्रोमेट में, और डाइक्रोमेट में अगर आप बेस डाल रहे हो तो वो चेंज हो जाता है किसके अंदर? क्रोमेट में। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर बेसिकली क्रोमेट का कलर क्या होता है? दैट इज येलो, और डाइक्रोमेट का क्या होता है? दैट इज ऑरेंज रेड इन कलर। अब यहाँ पर ये एसिडिक मीडिया है और ये बेसिक मीडिया है। एसिडिक मीडिया में कौन सा स्टेबल है? अब देखो एसिडिक मीडिया ये है, एसिडिक मीडिया क्रोमेट से क्या बन रहा है? डाइक्रोमेट। कब? जब आप एसिड डाल रहे हो। तो एसिडिक मीडिया में क्या स्टेबल होगा? डाइक्रोमेट। और डाइक्रोमेट में जब आप बेस डाल रहे हो तो क्या बन रहा है? क्रोमेट। तो मतलब बेसिक मीडिया में कौन सा स्टेबल होगा? दैट इज क्रोमेट। आ रही है बस समझ? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ें ध्यान रखोगे इसी के बेसिस पे आप आगे क्या कर पाओगे? प्रॉपर्टीज़ कर पाओगे। क्लियर है इतनी बात? कर लोगे? चलो नोट डाउन करो, फिर आगे मैं एक प्रॉपर्टी करा रही हूँ आपको ताकि थोड़ा सा ध्यान, मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रहे। करो नोट डाउन, फटाफट करो जरा, मैं फिर आगे कराऊँ।
हाँ जी, देखिए अब आपको रिएक्शंस देखनी है बेसिकली। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले हम दो रिएक्शंस देखेंगे बेसिकली। जब आपके पास पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करता है इन द कोल्ड मीडियम, ठीक है, मतलब जब H2SO4 को आप क्या यूज़ कर रहे हो एज एन कोल्ड, तब आपके पास यहाँ से मिलता है दैट इज़ क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3, ठीक है, और प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है दैट इज़ अ क्रोमिक एनहाइड्राइड, ठीक है। लेकिन जब आप इसी पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक एसिड लेकिन होट के साथ ट्रीट करते हो तब आपको यहाँ से मिलता है चीज़ दैट इज़ अ क्रोमियम सल्फेट, और प्रोडक्ट बाहर निकल रहा है K2SO4 + 4H2 + 3 नेसेंट ऑक्सीजन, तो दैट इज़ द क्रोमियम सल्फेट। अब ये देखो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है दैट एक्ट एज एन गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो हमारे पास हॉट मीडियम है, आपके पास ये रिएक्शन जब होती है यहाँ पर जो Cr2 की स्टेट आती है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आती है, और यहाँ पर भी क्या आती है +6, तो ये तो रिडक्शन कर नहीं सकता क्योंकि दोनों जगह क्या आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है, कब, कोल्ड मीडियम में। लेकिन जब हम हॉट मीडियम में देखते हैं, हॉट मीडियम में ये जैसे K2Cr2O7 है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो +6 आएगी जैसे हमने पीछे निकाला है। तो जब हम ये बनाते हैं क्रोमियम सल्फेट तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है दैट इज +3, तो क्या हो गया 6 से किस में गया 3 में गया, तो क्या हो रही है यहाँ पर रिडक्शन हो रही है। तो मतलब हॉट मीडियम में ये वाली जो रिएक्शन होगी ये क्या करेगी, दूसरे एलिमेंट्स को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज करेगी। तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी में हमने कौन सी इक्वेशन लेकर चलनी है, ये वाली इक्वेशन एज इट इज ध्यान रख लो कैसे करनी है। K2Cr2O7 + 4H2SO4 विच गिव्स Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 + 4H2O + 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ये इक्वेशन आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये इक्वेशन लर्न नहीं है आप कोई भी इक्वेशन आगे नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ। अब प्रॉपर्टीज़ कैसे डिस्कस करनी है, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने पढ़ा था ये क्या है बेसिकली गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो हम ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे इसकी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन क्या आता है आपको पेपर में, फेरस सल्फेट इनटू द फेरिक सल्फेट, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आएगा आपको, या तो ये दिया जाएगा कि ऑक्सीडाइज करो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में, या क्वेश्चन क्या आएगा ऑक्सीडाइज द फेरस आयन इनटू द फेरिक आयन, कन्वर्ट फेरस आयन इनटू द फेरिक आयन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेरस क्या होता है और फेरिक क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख रखी हैं। कितनी इक्वेशन होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वेशन मैंने यहाँ डाल रखी है। ये आपको इसकी हेल्प लेनी है, जब आप 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसमें देखो फेरस कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है, फेरस सल्फेट इनटू द फेरिक सल्फेट। आपको पता है यहाँ पर जो फेरस होता है, फेरस के ऊपर चार्ज होता है +2 और फेरिक के ऊपर चार्ज होता है +3। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फेरस के ऊपर चार्ज होता है +2 मतलब Fe +2, और फेरिक के ऊपर क्या होता है +3 मतलब Fe+3, ठीक है। इसको आपने ऑक्सीडाइज करना है। इसको ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है एसिडिक मीडियम में, और वो भी कौन सी, हॉट मीडियम में, ठीक है। लिख दो यहाँ पर K2Cr2O7 + H2SO4 which gives Cr2SO4 whole thrice plus K2SO4 + 4H2O + 3 नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब फेरस सल्फेट का फॉर्मूला देखो, फेरस सल्फेट क्या होता है दैट इज FeSO4, इसको किस में ऑक्सीडाइज करना है, फेरिक सल्फेट में। फेरिक सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, ये ध्यान रखने हैं, Fe2SO4 होल थ्राइस। यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी निकलेगी, 3 निकलेगी। अरे बस समझ। तो अब देखो इसको आप कैसे ऑक्सीडाइज करोगे, कैसे करना है। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पर 4 है दैट इज 4, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसको बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ Fe कितनी है 2, यहाँ पर कितने डाल दो 2, क्लियर इतनी बात। अब नेक्स्ट थिंग आपने क्या करनी है, SO4 देखनी है। SO4 यहाँ कितनी है 3, यहाँ कितनी है
2। अब इस फॉर्मूले में आप कुछ नहीं हिला फिरा सकते हो, करोगे तो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी। इस SO4 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इक्वेशन में H2SO4 दे रखा है, तो क्या ऐड कर दो, 2 और 1 3। क्लियर। अगर यहाँ नेसेंट ऑक्सीजन दिया हुआ है, हर इक्वेशन में ऊपर देख लो, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन डालोगे ही डालोगे, हर इक्वेशन में यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन डालोगे ही डालोगे। 2 और 1 3 हो गए SO4 3, Fe कितने हो गए 2, लेकिन यहाँ पर बढ़ क्या गया H2O, तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर क्या लगा दो। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। अब क्या कर दो, इस इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड कब करोगे, यहाँ पर कितने नेसेंट ऑक्सीजन है 3, मतलब दिस इक्वेशन शुड ऑल्सो मल्टीप्लाई बाय 3। 3 2 6, 3 H2SO4, 3 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 H2O, 3 ऑक्सीजन से 3 ऑक्सीजन कैंसिल। नेक्स्ट क्या आ गया देखो, K2Cr2O7 प्लस 6FeSO4 प्लस 4 और 3 7 H2SO4 विच गिव्स Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस क्या बचा आगे, 4 और 3 7 H2O प्लस K2SO4 प्लस 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 4 और 3 7 H2। ये क्या बन गया आपकी इक्वेशन, डैट इज इन एसिडिक मीडिया। आ रही बस समझ, क्लियर है कैसे करनी है इक्वेशन, क्लियर है। ये पता होनी चाहिए। जैसे Na2SO3 डैट इज सोडियम सल्फाइड, ये ऑक्सीडाइज होके किस में चेंज हो रहा है, सोडियम सल्फेट में। यहाँ पर H2SO4 की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट सल्फाइड आयन को जब भी ऑक्सीडाइज करोगे ये किस में चेंज होगा, वाटर प्लस सल्फर में। यहाँ पर थायोसल्फेट की जब भी ऑक्सीडेशन करोगे ये किस में चेंज होगा, सल्फेट आयन्स में। यहाँ पर सोडियम थायोसल्फेट की जब ऑक्सीडेशन करोगे ये किस में चेंज होगा, सोडियम सल्फेट में, प्लस सल्फर बाहर चला जाएगा। सोडियम नाइट्रेट की ऑक्सीडेशन करोगे तो किस में हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइट में। ये एक डिफरेंट मेथड है, SO2 प्लस H2O प्लस O, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन, जब इनको आपस में कंबाइन करोगे किस में चेंज हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन क्या करना है, ये इक्वेशन एज इट इज़ लेनी है और इनसे क्या करना है, सारी इक्वेशन से इक्वेशंस बना के लेकर आनी है। समझ आ रही है बात, सब कुछ दे रखा है, ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको मैं कहती हूँ चेंज करो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में, ये इक्वेशन लोगे, यहाँ डालो, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, कैंसिल कर दो, टोटल इक्वेशन लिख दो। ठीक है, ये करके लेकर आना आपका, डैट इज योर होमवर्क। इसी की अगर आपको आयनिक इक्वेशन बोला जाता है, इसी की अगर आपको क्या बोला जाता है, आयनिक इक्वेशन, तो कैसे लिखोगे देखो, आयनिक इक्वेशन। इस आयनिक इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक मैं कल बताऊंगी कैसे लिखनी है। इसी से आयनिक इक्वेशन लिखनी है। इससे कैसे लिखोगे, जहां पर आपके पास एसिड के साथ वाला पोर्शन आता है, एसिड के साथ वाला पोर्शन, जैसे ये H2 है, इसके साथ क्या रहे, ये जहां पर भी आता है सबको क्या कर दो, हटा दो। सेकेंड थिंग, जहां पर पोटाशियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, उन सारे आयंस को भी क्या कर दो, हटा दो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पोटाशियम, इसको हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, दैट इज Cr2O7। इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कितना होगा, 2 नेगेटिव। नेक्स्ट SO4 हटाओगे, मैंने क्या कहा था, एसिड के साथ वाला जो ग्रुप है वो हटाना है हर जगह से, ये क्या आ जाएगा, 6Fe। नेक्स्ट 7 H2 नहीं लिखते, 7 2 14 H पॉजिटिव आयनिक इक्वेशन में, 7 2 14 H पॉजिटिव। ठीक है, ये हटा दोगे। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, ये हट गया ये वाला SO4, क्या बचा Cr2, तो इसको कैसे लिखोगे, 2Cr, और Cr के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस के 3, जब इसकी वैलेंसी निकालोगे। नेक्स्ट पोटाशियम हटाना है, हट गया, सल्फेट भी हट जाएगा, तो ये तो सारा का सारा हट गया। नेक्स्ट क्या बचा, 3 2 6Fe, हाँ 6Fe। यहाँ पर वैलेंसी देखना कितनी निकल रही है इसकी, 3 2 6, और अगला क्या बचा, 7 H2, डैट इज प्लस के 2 चार्ज है, तो यहाँ पर कितना आएगा, प्लस के 2, और यहाँ से क्या बना था आपके पास, डैट इज प्लस 3, तो इसके ऊपर कितना आएगा, प्लस के 3। ठीक है,
ये चीज़ इसने मेंशन कर रखी है, प्लस के 2 Cr प्लस के 3 6 Fe प्लस 3 प्लस के 7 H2। तो डैट इज द आयनिक इक्वेशन। आ रही बस समझ। यहाँ पर +2 चार्ज क्यों आया, क्योंकि ये क्या था आपके पास, डैट इज द फेरस। और यहाँ पर +3 चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसमें को किस में चेंज करा था, फेरिक में। ठीक है, तो ये है आपके पास आयनिक इक्वेशन। जिन बच्चों को भी अभी अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो ये कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज, ठीक है, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 इक्वेशन करोगे, नेक्स्ट फटाफट करते जाओगे। ठीक है, वैसे मैं ये सारी कराऊंगी कल। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।